नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे किसान संगठनों और सरकार के छठे राउंड की बैठक में कितनी बात बनी और मामला कहां फंसा। आंदोलन के बीच बीजेपी के लिए हरियाणा से आई कैसी बुरी खबर और नए साल की शुरुआत के साथ ही आपकी रोजमर्रा की चीजों में क्या क्या होने वाला है बड़ा बदलाव। कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत अच्छी साबित हुई। बैठक में सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगें मान ली हैं। अब 4 जनवरी को बाकी के 2 मुद्दों पर सहमति करने की कोशिश होगी। किसान आंदोलन के 35वें दिन और सरकार के साथ छठी बैठक के बाद अच्छी खबर आई। सरकार के साथ बातचीत में पहली बार हुआ जब मीटिंग के बाद मंत्री और किसान दोनों हंसते हुए बाहर निकले। बुधवार की बैठक में सरकार ने किसानों की 2 मांगें मान ली, जबकि 2 बड़ी मांगों पर 4 तारीख की बैठक में चर्चा होगी। यही वजह है कि किसानों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। छठे दौर की मीटिंग के बाद साफ हो गया कि 50% मामला सुलझ गया है। सरकार ने पराली ऑर्डिनेंस को वापस लेने और बिजली में सब्सिडी के प्रस्तावित कानून में तब्दीली की मांग मान ली, यानी अब पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन नहीं होगा। इसके अलावा किसानों को पहले की तरह ही बिजली पर सब्सिडी भी मिलती रहेगी। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। पर तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने के मुद्दे पर बात अब भी अटकी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आज की बातचीत ठीक रही है और 4 इशू थे और उसमें 2 चीज सरकार ने माननी है, 2 अभी बाकी है। उस पर 4 तारीख में बात होगी। मीटिंग के माहौल थोड़ा ठीक था, चर्चा ठीक से हुआ और हम जो 4 मुद्दे दिया था उनमें सरकार अपना रुख साफ किया। उनमें से 3 बिल वापस लेने के बारे में अभी भी सरकार पुराना पोजीशन में है और एमएसपी के बारे में वो बोला हम चर्चा करने के लिए तैयार है। यानी इन 2 मांगों के पूरे होने तक किसान आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। हालांकि दिल्ली में ट्रैक्टर्स के साथ आज होने वाले प्रदर्शन को इन्होंने वापस ले लिया है। किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की मीटिंग काफी अलग भी रही। मीटिंग में ना सरकार का रुख अड़ियल था और ना ही किसानों की बेरुखी। बुधवार को दिल्ली के कृषि भवन में किसान संगठन और सरकार के बीच जो मीटिंग हुई वो काफी खुशनुमा माहौल में हुई। बातचीत का माहौल इस तस्वीर से समझा जा सकता है। तस्वीरें मीटिंग के दौरान लंच ब्रेक की हैं, जहां मंत्रियों ने सरकारी खाना छोड़कर किसान नेताओं के साथ लंगर खाया। लंच के दौरान किसान नेताओं और मंत्रियों की इनफॉर्मल बात हुई। सब हंसी मजाक करते भी दिखे। मेरा तो कहना यह था कि यहाँ के बजाय यहाँ बिना गैस के खरीद के गैस में 8 रुपये लेना पड़ता है, तो 8 रुपये में किसान से कम नहीं लेते। जब बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो मैं इनको कहूँगा 4 तुम लो। वो बात भी नहीं रही, अब तो वो भी कर दिया। किसान नेताओं के साथ आए लोगों ने मंत्रियों के साथ सेल्फी भी ली। इससे पहले की मीटिंग्स में ये होता था कि किसान नेताओं के लिए खाना संगठन के लोग खुद लेकर आते थे। किसान नेता वही खाना खाते थे और सरकारी अफसर और मंत्री सरकारी लंच करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तभी शाम को जब मीटिंग खत्म हुई तो मंत्रियों के साथ साथ किसान नेता भी संतुष्ट दिखे। पिघली वाली बात नहीं हो। मैं यही कह रहा हूँ कि इस जन आंदोलन की वजह से सरकार एकदम झुकी हुई है, घबराई हुई है और चिंता में है। उसका प्रेशर ही है। आने वाले दिनों में आज जो एमएसपी के ऊपर बात हुई और 3 कानूनों के ऊपर बात हुई वो भी पॉजिटिव ओरिएंटेशन की है और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस जन आंदोलन के प्रेशर के जरिए सरकार को झुकना पड़ेगा। तो 6 और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला।
सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि वो कृषि कानूनों और MSP पर अपनी आशंकाओं से जुड़े प्रस्ताव दें तो वो उस पर बात करने को तैयार हैं। कानून के विषय में और MSP के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बुधवार की मीटिंग आधी कामयाब रही है। सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है। अब सबकी नजरें 4 तारीख की मीटिंग पर रहेंगी, जिसमें 2 बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान आंदोलन के नाम पर मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ पंजाब के सरपंच सामने आए। सरपंचों ने ऐलान किया है कि वो उपद्रवियों को अपने इलाके में मोबाइल टावर में तोड़फोड़ नहीं करने देंगे। किसान आंदोलन के नाम पर मोबाइल टावर में तोड़फोड़ होने से पंजाब में मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानी होने लगी है। मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचने से लोगों के रोजमर्रा के काम ठप पड़ गए हैं। ऐसे में पंजाब के करीब 150 सरपंचों ने फैसला किया है कि वो अपने इलाके में टावर्स को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਵਰ ਵਾਲੇ ਆਣ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। कृपया करके जितनी भी जथेबंदियां हैं उनकी जो अपील है उनको माना जाए और पंजाब वालों से खास करके मैं ये अपील करूंगा कि जो नेटवर्क कनेक्शन काटे जा रहे हैं जियो टावर्स के वो ना काटे जाएं। किसान आंदोलन के बीच कुछ दिन पहले जियो के बाइकआउट का ऐलान हुआ था, जिसके बाद कुछ उपद्रवियों ने पंजाब में 1600 से ज्यादा मोबाइल टावर को डैमेज कर दिया था। बिजली काट दी, फाइबर केबल काट दिए। मोबाइल टावर में पावर सप्लाई रोकने के लिए जनरेटर को भी नुकसान पहुंचाया। टावर को नुकसान पहुंचाते ही मोबाइल की कनेक्टिविटी गायब हो गई, जिससे आम लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई। बच्चों की ऑनलाइन क्लास रुक गई है, ATM ठप हो गए हैं, बैंक सर्विसेज पर असर पड़ा है। पेटीएम और गूगल पे का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों का नुकसान हुआ है। इस नेटवर्क के ऊपर कई चीज़ें डिपेंड है, जैसे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है आजकल, और बच्चों की जो भी शिक्षा है उसमें ये बहुत बड़ी रुकावट बनेगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासें नहीं लगेंगी। बिजनेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, नेटवर्क इशू है, फ़ोन पे बात नहीं प्रॉपर होती है, बार बार फ़ोन करना पड़ रहा है, तो नेटवर्क ब्रॉडबैंड सब जो है वो बंद हो रहे हैं। मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए पीएम मोदी चिंता जता चुके हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सख्त कार्रवाई की बात कह चुके हैं और अब गांव के लोग प्रशासन के साथ मिलकर मोबाइल टावर्स की मरम्मत में लगे हैं। अभी तक 700 टावर्स की मरम्मत हुई है, लेकिन अब भी 800 से ज्यादा टावर्स बंद हैं। ब्रिटेन से आए नए वायरस ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। भारत में अब तक नए वायरस के स्ट्रेन के 20 मरीज मिल चुके हैं। लेकिन असली चिंता ब्रिटेन से भारत लौटे उन यात्रियों की है जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कोरोना के पहले दौर के मरीजों की संख्या 15,000 से नीचे गिरी है। तब तक नए वायरस का खतरा बड़ा हो गया है। ब्रिटेन से भारत आए 20 लोग नए वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अकेले यूपी में 10 मरीज हैं। इनमें नोएडा में 3 केस, गाजियाबाद में 2, मेरठ में 4 और बरेली में 1 केस सामने आया है। इसके अलावा बेंगलुरु की लैब में 7 मरीज, हैदराबाद में 2, पुणे और कोलकाता की लैब में 1-1 मरीज की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश में नए स्ट्रेन के 10 मरीजों के आने से ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ब्रिटेन से आने वाले बहुत से यात्रियों की जानकारी सरकार के पास नहीं है। अब तक ब्रिटेन से 1655 यात्री यूपी आ चुके हैं, जिनमें से सरकार के पास 1090 यात्रियों की जानकारी तो है, लेकिन 565 यात्री ऐसे हैं जिनके फोन स्विच ऑफ मिले हैं, या यूं कहिए स्वास्थ्य विभाग के पास इन 565 लोगों की कोई जानकारी नहीं है। यात्रियों के गायब होने की चिंता देश के दूसरे राज्यों की सरकारों को भी है। ये लोग कहां हैं और कितने लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन 3 राज्यों में पहला है पंजाब, जहां ब्रिटेन से पिछले दिनों 3,426 लोग आए हैं। इनमें से सिर्फ 1,000 लोगों की पहचान हुई है, जबकि 2,226 लोगों को पंजाब का हेल्थ विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है। इसी तरह से महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटेन से आए कुल 542 लोगों में से 106 लोग अब भी लापता हैं। इसके अलावा राजस्थान में आए 17 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ गई है।
हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि ये वायरस पहले के मुकाबले 70% तेजी से फैलता है, लिहाजा सावधानी पहले से ज्यादा बरतनी होगी। कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक के बीच राहत की बात है वो वैक्सीन जो तकरीबन तैयार है। वैक्सीन रेडी है और इसके लिए कोल्ड चेन भी तैयार है। इंतजार सिर्फ सरकार की परमिशन का है। करीब 10 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद कोरोना के ये 3 रामबाण बनकर तैयार हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियां भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। बस कुछ वक्त और रह गया है सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने में। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन अपने अब तक के ट्रायल में काफी सफल रही है। इसके अलावा अमेरिका की फाइजर वैक्सीन भी भारत में लाइसेंस की मांग कर चुकी है। अब अगले कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि इनमें से किस वैक्सीन को लाइसेंस मिलता है। बताया कि 2 वैक्सीन जो हमारे रेगुलेटर देख रहे हैं क्लियर करने के लिए, वो भारतीय वैक्सीन है। उनमें से एक वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड है, आपने नाम लिया उसका। इसी प्रकार ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा हिंदुस्तान में इजाद किया गया और हिंदुस्तान में ही बनाया गया ये जो वैक्सीन है, ये भी फेज 3 की ट्रायल की सिचुएशन में है, तो उसका डेटा भी उपलब्ध कराया गया है। वैक्सीन का इंतजार किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मरीजों को पहली डोज देने तक सरकार सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है। लैब से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन तैयार कर ली गई है। इसके अलावा मरीजों को वैक्सीन किस तरह से लगाई जाएगी, इसको भी देश के 4 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल से फिक्स कर लिया गया है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में रखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, और वो हम लोगों ने एयर साइड, ट्रांसशिपमेंट सेंटर और सिटी साइड, तीनों साइड हम लोगों ने रखने का उसका प्रोविज़न किया है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते देश को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। लोगों तक वैक्सीन पहुंचने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले वैक्सीन की यात्रा की शुरुआत वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से होगी, जिसे कूल चैम्बर वाले ट्रकों या फ्लाइट से राज्यों में बने वैक्सीन स्टोरेज सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को जिलों में बनाए गए मेडिकल सेंटर या वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। हर जिले से वैक्सीन को कस्बों और गाँवों के मेडिकल सेंटर पर भेजा जाएगा। इस पूरी यात्रा में वैक्सीन के तापमान को मेंटेन करने के लिए कूल चैम्बर्स बनाए जा चुके हैं। वैक्सीन जनवरी 2021 से भारत में मिलना शुरू हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन में मौजूद अपनी पार्टनर कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ 10 करोड़ डोज का समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य गुजरात को आज न्यू ईयर गिफ्ट देने वाले हैं। पीएम मोदी आज राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखेंगे। गुजरात में एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना सपना था, जो अब साकार होने को है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे और इसके साथ ही एम्स की अपनी बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राजकोट में बनने वाला ये गुजरात का पहला एम्स होगा, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2019 में ही मंजूरी दी थी। इसी महीने राजकोट एम्स का शैक्षणिक सत्र 50 MBBS छात्रों के एडमिशन के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के अस्थायी परिसर में शुरू हुआ है। एम्स की अपनी बिल्डिंग के लिए 201 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है, जिसमें 750 बेड का हॉस्पिटल तैयार होगा, जिसके साथ 30 बेड का आयुष ब्लॉक अलग से होगा। एम्स परिसर में 125 MBBS और 60 नर्सिंग छात्रों की पढ़ाई की सुविधा होगी। निर्माण पर 1195 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे 2022 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत कई बड़े नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 27 दिसंबर को हुए 7 निकायों के चुनाव में बीजेपी को केवल 2 में जीत हासिल हुई। सत्ता में रहते हुए पार्टी जब स्थानीय चुनाव हार जाए तो साख पर सवाल बड़ा हो जाता है। चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने ये सवाल दोहरा है। एक तो सरकार अपनी है, दूसरे 7 शहरों के लोकल बॉडीज का इलेक्शन बीजेपी ने अपने पार्टी सिंबल पर लड़ा था।
जोर पकड़ते किसान आंदोलन के बीच बुधवार को हरियाणा निकाय चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के लिए बेहद निराशाजनक रहे। जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे। काम जो आपने पहले कहा था अम्बाला को स्वच्छ बनाने का काम, कब से ये काम शुरू हो जाएगा? शक्ति रानी 2021 में काम संभालेंगे या 20 में ही चेयर संभालेंगे? जी, जब ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है कि जब वो ओथ दिलवाएंगे उसके बाद से ही कार्यकाल शुरू होगा। कुल 7 निकायों में 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद के चुनाव थे। बीजेपी सिर्फ पंचकुला नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव ही जीत पाई। कांग्रेस और उसकी सहयोगी एचजेसीपी ने अंबाला और सोनीपत नगर निगम में जीत हासिल की। सत्ता में बीजेपी की साझेदार जेजेपी को 7 में से किसी भी चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई। 3 जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों के आगे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हार है अंबाला नगर निगम की, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सोनीपत में पहले ही बीजेपी को झटका लग चुका है, जब नवंबर में हुए बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। असम में विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बीच एंटी मदरसा बिल विधानसभा से पारित हो गया। इसके साथ ही अब असम में सभी मदरसों के सामान्य स्कूलों के रूप में संचालित होने का रास्ता साफ हो गया। असम में राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसों को लेकर जो बिल असम विधानसभा में पास हुआ था, उस पर विपक्ष को सख्त एतराज था। विपक्षी दल चाहते थे विधेयक को विचार विमर्श के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने ये प्रस्ताव नहीं माना और विधेयक विपक्ष के वॉकआउट होने के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। We have basically converted state-run madrasa in असम सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सभी मदरसों को सामान्य स्कूलों में कन्वर्ट करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में हम एक ऐसा कानून ले आएंगे जिसमें कौमी मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया जाएगा। इनमें उन्हीं मदरसों को रजिस्टर किया जाएगा जो धार्मिक पाठ्यक्रम के साथ विज्ञान और गणित जैसे विषयों की पढ़ाई कराने की शर्त पूरी करेंगे। registration will be only given. विधेयक पास होने के बाद 1 अप्रैल 2021 से सभी मदरसों को उनके स्टेटस के मुताबिक प्राइमरी या हायर सेकेंडरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। मदरसों के स्टेटस, शिक्षकों की तनख्वाह और सेवा शर्तें वही रहेंगी, सिर्फ पढ़ाई का पैटर्न सामान्य स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा। सरकार का कहना है धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी संस्थान को सिर्फ एक धर्म पढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। साल के आखिरी दिन अब हम आपको बताते हैं वो नियम जो कल से बदलने वाले हैं। ये बदलाव ऐसे हैं जिन्हें आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। जिस जश्न के साथ स्वागत हुआ था 2020 का, वो अपने कोरोना काल के साथ कई चीजें बदल गया। हमारे रहन सहन से लेकर सामाजिक व्यवहार तक सब कुछ बदला। अब कुछ घंटों में ये साल बदल जाएगा। उससे पहले जान लीजिए कि साल के साथ आपके काम की और बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। 1 जनवरी से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करते हैं तो मोबाइल नंबर के पहले 0 लगाना जरूरी हो जाएगा। 1 जनवरी से चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम लागू होगा। इसके तहत 50,000 से ज्यादा के चेक पेमेंट पर कई जरूरी डिटेल्स आपको दोबारा कंफर्म करने होंगे। 1 जनवरी से यूपीआई के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करेगा। 1 जनवरी से कार्ड से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की लिमिट 2,000 से बढ़कर 5,000 हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने 5,000 तक के लेनदेन पर कार्ड पिन डालने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 1 जनवरी से छोटे कारोबारियों को 3 महीने पर जीएसटी फाइल करने की सुविधा मिलेगी। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें हर महीने जीएसटी फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में व्यक्तिगत बीमा खरीद पाएंगे। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने को कहा है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव मोटर वाहनों की कीमत में होगा, जिसे लेकर अलग अलग कंपनियां पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखिए यमन के एयरपोर्ट पर किसने किया दिल दहला देने वाला धमाका। इस कार्यक्रम के